हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे हमारी क्लास 6 एनसीईआरटी के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जो कि है मोशंस ऑफ द अर्थ। फ्रेंड्स, इस चैप्टर की हेडिंग से हमको समझ में आ रहा है मोशंस ऑफ द अर्थ। दैट मीन्स कि जो हमारी अर्थ है वो जितने भी मोशंस करती है, यानी जितनी अलग अलग गतियाँ करती है, उसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा और इन मोशंस की वजह से हमारी डे टू डे लाइफ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं, इनको समझेंगे हम। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारी अर्थ है वो कौन से मोशंस करती है। सबसे पहला जो मोशन आता है वो होता है रोटेशन। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में जब हम ग्लोब्स, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स पढ़ रहे थे, उसमें हमने देखा था कि हमारी जो अर्थ होती है वो एक टिल्टेड एक्सिस पर सिचुएटेड होती है। एक्चुअल में रियलिटी में ऐसी कोई एक्सिस होती नहीं है, मतलब ये एक इमेजिनरी लाइन मानी जाती है, लेकिन इसके टिल्टेड होने के कारण ही बहुत सी चीज़ें हैं जो कि इसकी प्रॉपर्टीज़ में वेरिएशन लेकर आती हैं। तो इसको समझते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है। अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हमने बचपन से सुना है द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। अब ये बात जो है ये आती है कि अगर सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस वेस्ट टू ईस्ट, तो ये कैसे होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि सन कहीं नहीं जाता, सन अपनी पोजीशन पर स्टेशनरी होता है और जो अर्थ होती है वो अपनी जगह पर वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, जिसकी वजह से सबसे पहले जो सन है उसके टुवर्ड्स हमारी अर्थ का ईस्टर्न पार्ट आता है। इसलिए जब मॉर्निंग टाइम्स में हम बात करें तो हम यही कहते हैं दैट द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। बेसिकली रीज़न यही है कि जो अर्थ है वो रोटेट कर रही है वेस्ट टू ईस्ट। अब रोटेट कैसे कर रही है इसको देखते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये अगर हमारी अर्थ है तो ये हमारी अर्थ की एक्सिस हो गई। हमारी अर्थ के ऑर्बिट का एक प्लेन होगा। हमारी अर्थ जिस ऑर्बिट में सिचुएटेड है, ऑर्बिट का मतलब यहाँ पर एक ऐसा रूम या एक ऐसी क्लास बना दी गई है, एक ऐसा पाथ उसके लिए फिक्स कर दिया गया है जिसके अलावा अर्थ कहीं भी नहीं जा सकती। तो उस पर्टिकुलर ऑर्बिट का जो प्लेन है उसके साथ हमारी जो एक्सिस है वो बनाती है 66.5 डिग्री एंगल, जबकि उसकी वर्टिकल लाइन ऑफ द ऑर्बिटल प्लेन के साथ हमारी जो अर्थ एक्सिस है वो बनाती है 23.5 डिग्री ऑफ एंगल। दैट मीन्स हमारी जो अर्थ है वो 23.5 डिग्री के अबाउट टिल्टेड है। अब देखिए अर्थ क्या होता है, रोटेट करेगी अगर अपनी एक्सिस पे, तो हम ये समझ सकते हैं कि ये जैसे अर्थ रोटेट कर रही है, यहाँ पर से सन रेज इस पर पड़ती हैं। तो अब अगर अर्थ रोटेट करे तो जो हिस्सा सन के सामने होगा वहां पर डे होगा ऑब्वियसली, और जो हिस्सा सन से छुपा रहेगा या पीछे चला जाएगा वहां पर नाइट टाइम माना जाएगा। तो इस रोटेशन मोशन से हमको क्या समझ में आया? तीन चीजें। पहला तो ये कि जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही है। दूसरा ये कि जो रोटेशन है उसका डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट है। और तीसरा ये कि इसी रोटेशन की वजह से हमारी अर्थ पर डे एंड नाइट ऑकर होते हैं। दैट मीन्स कि डे एंड नाइट की ऑकरेंस का जो रीजन है वो हमारे अर्थ का रोटेट करना है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। जो फोर्थ पॉइंट हम बोलते हैं वो है द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे। अब देखिए, आप भी जानते हैं, बचपन से आप लोग भी देख रहे हैं कि अगर हमारे यहाँ फॉर एन एग्जाम्पल सुबह 5:30 बजे सूरज उगता है, 5:30 बजे सुबह का उजाला होता है, तो हम देखते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 12 घंटे, नॉर्मल डेज की बात कर रही हूँ मैं, किसी स्पेसिफिक सीजन की नहीं, अप्रॉक्सीमेटली 12 घंटे यानी कि 5:30 के आसपास ही अंधेरा होना शुरू होता है।
और उसके बाद 12 घंटे का अंधेरा एंड देन अगेन मॉर्निंग। तो हमको ये समझ में आया कि क्या हुआ कि ये अगर हमारा जो इंडिया है वो 12 घंटे के लिए इस रीजन में सिचुएटेड है, तो यहाँ पर 12 घंटे का दिन हो गया। और फिर क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है तो इंडिया जो है वो सन के पीछे चला गया, मतलब इस तरीके से शिफ्ट हो गया है उसकी लोकेशन कि सन रेज इंडिया की लोकेशन तक नहीं पहुंच पा रही। तो उसकी वजह से क्या हुआ, इंडिया में रात हो गई। अच्छा, और ये जो 24 आवर्स का दिन होता है इसको हम अर्थ डे बोलते हैं। 24 आवर्स का जो ड्यूरेशन है ये कहलाता है अर्थ डे, दैट इज द पीरियड ऑफ रोटेशन। The axis of the earth, which is an imaginary line, makes an angle of 66.5 degree with its orbital plane। ये मैंने आप लोगों को बताया कि ये अगर हमारा ऑर्बिटल प्लेन है, ऑर्बिटल प्लेन कुछ नहीं है, जिस ऑर्बिट में हमारी अर्थ है, अगर उस डायरेक्शन को मानते हुए हम एक प्लेन को इमेजिन करें तो उसके साथ बनने वाला जो एंगल होगा वो 66.5 डिग्री का होगा। The circle that divides the day from night on the globe is called the circle of illumination. This circle does not coincide with the axis. अब इसको देखते हैं ये वाले डायग्राम में, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि जो हिस्सा सन के सामने है वहां पर दिन है और जो हिस्सा सन से छुपा हुआ है वहां पर रात है। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर एरिया ऐसा आएगा जिसके बाद अंधेरा हो जाएगा। तो अगर इसको मानते हुए मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं तो वो सर्कल मेरा कहलाएगा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये बेसिकली इमेजिनरी फिनोमिना ही है। आप लोग इस बात को ध्यान रखें कि हम जितनी भी लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, सर्कल्स, एक्सिस की बात कर रहे हैं ये सारे हमारे लिए इमेजिनरी हैं, बस इनके मेजरमेंट्स इसलिए लिए गए हैं ताकि हम अर्थ को अच्छी तरीके से स्टडी कर सकें। बेसिकली सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन भी उसी का एक पार्ट है जिसमें कि एक इमेजिनरी सर्कल माना गया है जो कि डे अर्थ के उस हिस्से को जहां पर डे है और अर्थ के उस हिस्से को जहां पर नाइट है डिफरेंशिएट कर देता है, दोनों में अंतर कर देता है। बस एक बॉर्डर, एक बाउंड्री, एक मार्जिन ऐसी बता देता है कि अगर आप इसके ईस्ट साइड जाएंगे तो आपको उजाला मिलेगा और वेस्ट साइड जाएंगे तो अंधेरा हो जाएगा। दैट मीन्स वहां पर दिन होगा, इस हिस्से में दिन है और इस हिस्से में रात है। तो अगर यहाँ पर एक इमेजिनरी सर्कल हम ड्रॉ करें तो वो कहलाएगा सर्कल ऑफ, बिल्कुल सही, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब नेक्स्ट जो हमारा मोशन आता है वो है रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं। ये डायग्राम जो आप देख रहे हैं ये एक, देखिए अब इसमें आपको दिख रहा है यहाँ पर सन है और ये जो अर्थ है ये एक इलिप्टिकल पाथ में, एक ऑर्बिट में, एक इलिप्टिकल पाथ में सन के अबाउट मूव करेगी। मतलब समझिए इसको कि अपनी एक्सिस के अबाउट तो वो घूम ही रही है। एक चीज है अपनी जगह पे खड़े होकर घूमना और एक चीज है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अबाउट घूमना, दैट इज रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पे अर्थ क्या कर रही है, अर्थ रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड, मतलब अर्थ जो है वो लगा रही है सन के अराउंड चक्कर। तो किस तरीके से, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल पाथ। ये अभी हमने देखा कि ये जो शेप है ये इलिप्टिकल है, ड्यू टू विच सीजन चेंजेस। अब देखिए अभी हमने क्या पढ़ा, रोटेशन मोशन पढ़ा। रोटेशन मोशन में हमने क्या देखा कि क्योंकि अर्थ अपनी जगह पे रोटेट करती है और सन के सामने अलग अलग देश या अलग अलग कंट्रीज के आने की वजह से दिन और रात होते हैं, ये हमको समझ में आया। और यहाँ पे क्या हुआ, रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन इन एन इलिप्टिकल पाथ। अब इलिप्टिकल पाथ होने का मतलब क्या है, इलिप्टिकल पाथ होने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो इन पोजीशंस को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जो अर्थ है उसकी सन से डिस्टेंस सेम तो नहीं है,
देखिए अगर इस डिस्टेंस को मेजर किया जाए और इस डिस्टेंस को मेजर किया जाए तो इन दोनों में अंतर है, इन दोनों में अंतर है मतलब कि ये कि यहाँ पर जो है अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस ज्यादा हो गई है और यहाँ पर अर्थ और सन काफी पास पास है। तो ये कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि जो अर्थ है वो एक इलिप्टिकल पाथ में घूम रही है। इलिप्स का शेप ही ऐसा होता है, इट इज नॉट अ सर्कुलर पाथ। अगर सर्कल होता तो क्या होता? अगर सर्कल होता तो पूरी रेडियस एक सी होती, रेडियस एक सी होती तो भाई डिस्टेंस चेंज होने का सवाल ही नहीं उठता। तो डिस्टेंस चेंज नहीं होती तो आप ये मानते कि आपके जो 12 महीने साल के बीतते हैं उनमें किसी भी तरीके का सीजन में चेंज देखने को नहीं मिलता। सीजन से मेरा मतलब है ठंड, गर्मी और जो आपके बारिश और उसके अलावा एक और सीजन जो हम देखते हैं। तो इसको मतलब ऐसे समझिए कि अगर यहाँ पर इलिप्टिकल पाथ नहीं होता तो सन के साथ अर्थ की जो डिस्टेंस होती वो कांस्टेंट रहती, तो कोई भी सीजन में चेंज नहीं देखने को मिलता। लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, ये दो पोजीशन पर जो है सन से सबसे ज्यादा दूरी पर है और इन दो पोजीशंस पर सन से सबसे पास है। इसकी वजह से जो सीजन होंगे वो अलग होंगे। तो कैसे होंगे उनको हम पढ़ेंगे, उसके पहले हम रिवॉल्यूशन समझ रहे हैं तो पहले उसकी बात करते हैं। अभी आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि हमने कहा दैट द अर्थ revolves around the sun in an elliptical path due to which season changes. It takes 365 and 1/4 day, 365 days and 6 hours. अब ये 1/4 को मैंने 6 hours कैसे बोला? देखिए 24 hours का आपके पास एक दिन होता है तो 24 आवर्स का आप 1/4 कर दीजिए, मतलब 24 डिवाइडेड बाय 6 24 डिवाइडेड बाय 4 कर दीजिए तो आपको मिल गए 6 आवर। यानी कि अर्थ जो है वो 365 डेज और 6 आवर में अपना पूरा, जहां से अगर यहाँ से फॉर एन एग्जांपल स्टार्ट करती है तो यहाँ से रिवॉल्व करते हुए अपनी इसी पोजीशन पर पहुंचने में 365 डेज और 6 आवर्स का टाइम लेती है। उसके बाद अब होता क्या है कि कन्वीनियंस की बात आती है। अब देखिए हमने सुना है कि हमारे यहाँ साल में 365 डेज होते हैं, तो ये 1/4 डे कहाँ गया? तो हम क्या करते हैं कि इस 1/4 डे को, यानी कि ये जो 6 घंटे हमारे पास एक्स्ट्रा आए, इसको हम सेव करके रख लेते हैं। मतलब ऐसे सेव करके रखने का मतलब ये हुआ कि ये जो 6 आवर का टाइम है ये आने वाले 4 साल तक ऐड किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि देखिए अगर हम 6 आवर्स को 4 बार ऐड करेंगे तो बन जाएंगे 24 आवर्स और 24 आवर्स इज इक्वल्स टू एक दिन। तो क्या हुआ कि हमारे पास हर चौथे साल एक डे एक्स्ट्रा हो गया, 1 डे एक्स्ट्रा हो गया। तो उस 1 डे को हम ऐड करते हैं फरवरी में और वो बन जाता है 366 डेज का लीप ईयर। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? फिर से समझाती हूँ मैं। हमने कहा कि क्योंकि अर्थ जो है वो 365 एंड 1/4 डेज में रिवॉल्व करती है, ठीक है, हम अपनी कन्वीनियंस के लिए 365 डेज काउंट करते हैं और उस 6 आवर्स को छोड़ देते हैं। बट फिर वो 6 आवर्स 4 साल लगातार ऐड होते हैं और ऐड होकर के एक कंप्लीट डे विच इज 24 आवर्स बनाते हैं। तो उस सरप्लस डे को हम ऐड करते हैं फरवरी में, जिसकी वजह से हमारी जो 28 डेज की फरवरी 28 डेज की होती है वो चेंज हो जाती है 29 डेज की, और जो ईयर होता है वो हो जाता है 366 डेज का, जिसको हम कहते हैं लीप ईयर। अब इसको समझते, देखिए अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 2020, तो उसमें आपने देखा कि अभी जो हमारी फरवरी अभी गई फरवरी 2020 वो कितने डेज की थी? 29 डेज की थी। दैट मीन्स जो 2020 था वो क्या था? एक लीप ईयर। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो 2019 फरवरी वाज ऑफ 28 डेज, 28 दिन की थी ना, 29 की तो नहीं थी, 28 दिन की थी। तो क्या हुआ कि वो एक कहलाया नॉर्मल ईयर। अब 2020
ये एक लीप ईयर चला गया। अब क्या होगा, अब हर 4 साल 6 आर ऐड होते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे। तो अगला लीप ईयर कब आएगा, 2024 में। मतलब 2024 में अब आपको फरवरी 29 डेज की मिलेगी। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखिए, ये मोशंस हमने समझा कि अर्थ जो है, एक बार इसके मोशंस फिर से मैं आपको बताती हूँ कि अर्थ जो है वो 2 मोशंस कर रही है। फर्स्ट इज रोटेशन, जिसमें अर्थ क्या करती है, अपनी जगह पर रोटेट कर जाती है, मतलब अपने पर्टिकुलर एक जगह पे खड़ी होती है, वहीं पर घूम जाना, दैट इज रोटेशन। जो किस डायरेक्शन में होता है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में होता है। और रोटेशन की वजह से याद रखिएगा डे नाइट ऑकर होते हैं। ये क्वेश्चन लगता बहुत सिंपल है, लेकिन अगर कोई हमसे पूछे ना कि दिन और रात का रीजन एक्चुअली क्या है, तो कई बार हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि रोटेशन है या रिवॉल्यूशन है। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिए कि अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि बताओ कि अर्थ पर डे और नाइट क्यों हो रहे हैं, तो एक ही कारण है, दैट इज रोटेशन, और कुछ नहीं। जबकि अगर कोई आपसे ये पूछे कि बताओ कि अर्थ पर सीजन क्यों चेंज हो रहे हैं, सीजन क्यों चेंज हो रहे हैं, तो सीजन का सिर्फ एक ही रीजन है, दैट इज रिवॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि अर्थ क्या है, एक इलिप्टिकल पाथ में सन के अराउंड घूमने वाली है, जिसकी वजह से सन के रिस्पेक्ट में उसकी डिस्टेंस चेंज होगी, और डिस्टेंस चेंज होने की वजह से टेम्परेचर, प्रेशर, बहुत सी चीजें बदल जाएंगी, जो कि सीजन को चेंज करने में हेल्प करती है। अब देखिए, अब हम समझते हैं पहले सीजन्स। हम जानते हैं कि हमारे पास होते हैं 4 सीजन्स, दैट इज समर, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग। तो उसी के बेसिस पे हमारे यहाँ 4 मेन सोलिस्टाइस और इक्विनॉक्स के बारे में बात की गई है। तो सबसे पहले समझते हैं कि सोलिस्टाइस क्या होता है। सोलिस्टाइस का मतलब है सन रीचिंग इट हाईएस्ट पॉइंट। अब ये क्या है, ये देखिए इसको समझते हैं इस डायग्राम से। देखिए, सन रेज जो है वो इस तरीके से हमारी अर्थ पर पड़ती हैं। ये हमारी इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ठीक है, हम जानते हैं कि हमारी जो अर्थ है वो 2 मोशंस करती है, दैट इज रोटेशन एंड सेकंड वन इज, बिल्कुल करेक्ट, रिवॉल्यूशन। तो क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें इस पोजीशन की, इस पोजीशन पे अभी आपको क्या लिखा दिख रहा है, विंटर सोलिस्टाइस दिसंबर 21। मतलब ये कौन से महीने की बात कर रहे हैं, दिसंबर की बात कर रहे हैं। क्या हो रहा है, जो नदर्न हेमिस्फेयर है, इक्वेटर के ऊपर का हिस्सा कहलाया नदर्न हेमिस्फेयर, नीचे का हिस्सा कहलाया सदर्न हेमिस्फेयर। तो ये जो नदर्न हेमिस्फेयर का पार्ट है, अब क्योंकि अर्थ हमने बोला क्या है, अपनी पोजीशन पर टिल्टेड है, पहला पॉइंट, अर्थ अपनी पोजीशन पर क्या है, टिल्टेड है। तो उसकी वजह से जो इसकी पोजीशन है वो कुछ ऐसी है कि जो नदर्न हेमिस्फेयर है वो सन से दूर है। मतलब इक्वेटर ये जो जा रही है, तो यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर है और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो ये क्या हुआ है, ये सन से दूर हो गई। मतलब सन से पड़ने वाली जो सन रेज होंगी वो उतना इंटेंसिटी के साथ हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर नहीं आएंगी। अब देखिए इंडिया कहाँ है, इंडिया जो है वो नदर्न हेमिस्फेयर में है, यानी कि हमारे यहाँ दिसंबर में ठंड होती है कि नहीं होती है, हाँ दिसंबर में हमारे यहाँ ठंड होती है। तो क्या हुआ कि क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो सन से दूर हो गई, उसकी वजह से यहाँ पर सन रेज की इंटेंसिटी कम हो गई, और सन रेज की इंटेंसिटी कम हो गई मतलब यहाँ पर टेम्परेचर में कमी आ गई। तो कौन सा सीजन बन गया यहाँ पर, विंटर सीजन बन गया। ये समझ में आया आपको। अब देखिए, अब इसका जस्ट ऑपोजिट केस होता है यहाँ। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपको लिखा दिख रहा है समर सोलिस्टाइस जून 21। कौन से महीने की बात कर रहे हैं हम, जून की, जो अभी आने वाला है। तो जून में क्या होता है, हमारे यहाँ क्या होता है, गर्मी होती है, ठंड होती है, बिल्कुल सही, गर्मी होती है। तो गर्मी का जो सीजन है, समर सीजन जो है, उसमें क्या हो रहा है, अब देखिए ये हमारा नदर्न हेमिस्फेयर है और ये हमारा सदर्न हेमिस्फेयर है। तो क्या हुआ कि ये जो नदर्न हेमिस्फेयर है ये
टुवर्ड्स द सन है, तो जो सन रेस पड़ेंगी वो कहाँ पड़ेंगी, वो पड़ेंगी नदर्न हेमिस्फेयर पे डायरेक्टली, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास। तो उसमें क्या हुआ कि जो वेदर है वो कैसा हो गया है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वहां पर समर सीजन हो गया है। ये बात आप लोगों को समझ में आई? क्या हुआ, देखिए दो पोजीशंस की बात की अभी हमने। क्या हुआ सबसे पहले यहाँ वाले में क्योंकि नदर्न हेमिस्फेयर जो था वो सन से दूर चला गया, इसीलिए जो हीट यहाँ पर जितनी इंटेंसिटी से पहुंचनी चाहिए थी सन रेस के वजह से वो नहीं पहुंची, और यहाँ पर विंटर सीजन आ गया। जबकि यहीं दूसरे केस की बात करें अगर जून की, तो यहाँ पे क्या हुआ है, इस पोजीशन में नदर्न हेमिस्फेयर जो है वो टुवर्ड्स द सन आ गया। तो क्या हुआ, नदर्न हेमिस्फेयर के टुवर्ड्स द सन आने की वजह से जो सन रेज हैं वो डायरेक्टली यहाँ पहुंची, उतनी ही इंटेंसिटी से पहुंची, और उसकी वजह से टेम्परेचर जो था वो बढ़ गया। तो कौन सा सीजन हो गया, समर सीजन हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब सिंपल सी बात है कि अगर नदर्न हेमिस्फेयर में यहाँ पे समर है तो सदर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा, विंटर होगा। और अगर यहाँ नदर्न हेमिस्फेयर में विंटर है तो सदर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा, करेक्ट, समर होगा। ये दो सिचुएशन हो गई विंटर और समर की। अब देखिए दो चीजें और, क्या, ऑटमनल इक्विनॉक्स एंड वर्नल इक्विनॉक्स, जिसको हम स्प्रिंग इक्विनॉक्स भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये देखिए इस पोजीशन पर जो है इक्विनॉक्स लिखा हुआ है, दो अलग अलग वर्ड्स है, सोलिस्टाइस और इक्विनॉक्स। तो अभी हमने बोला सोलिस्टाइस का मतलब होता है सन रीचिंग इट हाईएस्ट पॉइंट, दैट मीन्स यहाँ पर जो सन रेज होती हैं वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचती है। तो भाई हाईएस्ट पॉइंट क्या होगा, देखिए हमने उस दिन भी जब बात की थी लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स में, तो हमने ये कहा था अगर ये इक्वेटर है, इसके ऊपर नदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, तो जो सन रेस पड़ती हैं वो कभी भी इन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये होती है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये वाली होती है नीचे वाली सदर्न हेमिस्फीयर की, तो कभी भी जो सन रेज हैं वो वर्टिकली अगर पड़ रही हैं तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाहर तो जाएंगी नहीं। तो मतलब ये हुआ कि जब विंटर सोलिस्टाइस आया, विंटर सोलिस्टाइस विद रिस्पेक्ट टू नदर्न हेमिस्फीयर, नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन है दिसंबर में, तो क्या होगा कि जो सन रेज हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक पहुंच जाएंगी, ये उनकी मैक्सिमम लिमिट है, तो वो वहां तक पहुंच गई। ठीक, उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर जो समर सोलिस्टाइस पड़ा उसमें जो सन रेज हैं वो नदर्न हेमिस्फीयर की मैक्सिमम लिमिट जो कि है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वहां पर पहुंच जाएंगी। ठीक है, फिर इक्विनॉक्स की बात आई। इक्विनॉक्स मतलब नाम में ही दिख रहा है इक्वी, दैट मीन्स समथिंग इज इक्वल। तो क्या इक्वल होगा, डे एंड नाइट इक्वल होंगे। जो अभी मैं आपसे कह रही थी कि एक सिचुएशन ऐसी होती है जहां पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात हमको मिलती है, वो कहलाती है इक्विनॉक्स सिचुएशन। उसमें क्या होता है कि जो सन रेज होती हैं वो सिर्फ इक्वेटर तक ही डायरेक्टली पहुंचती है, मतलब डायरेक्टली पहुंचती है, वर्टिकली शाइन करती हैं इक्वेटर पर। तो हम ये कह रहे हैं कि जो दो इक्विनॉक्स हमको मिलते हैं इस पे जो सन रेज हैं दे रीचेस टू इक्वेटर। तो कौन कौन से सीजन बने, सितंबर की वजह से ऑटम सीजन बना, और यहाँ पे कौन सा महीना है, मार्च, जिसमें कौन सा वर्नल और स्प्रिंग, ये दो सीजन बने। तो इसको जो पॉइंट्स है पहले वो समझते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगी मेरी बात कि मैंने कहा समर सोलिस्टाइस। ठीक है, समर सोलिस्टाइस में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टुवर्ड्स द सन, सन रेज डायरेक्टली रीच टू द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सो देयर इज समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और डेट मैंने क्या बताई आपको, 21 जून। अब देखिए ये बात हो रही है समर सोलिस्टाइस की, डेट है जून 21, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टुवर्ड्स द सन है, इसलिए यहाँ पर कौन सा सीजन आया, समर सीजन आया। और जो सन रेज हैं
वो कहाँ पहुंच रही हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या है? समर सॉलिस्टाइस क्रिएट हो रहा है, दैट इज जून 21। और जून 21 को हमारे यहाँ जो डे है वो सबसे लंबा डे होता है, मतलब कि सबसे ज्यादा देर तक उजाला रहता है, जिसको हम कहते हैं कि डे टाइमिंग जो है वो जून 21 को सबसे ज्यादा देर रहती है। ये कहलाया हमारा जून 21, दैट इज समर सॉलिस्टाइस। ठीक है। उस बाद विंटर सॉलिस्टाइस पड़ता है कब? दिसंबर के मंथ में। क्या होता है कि नदर्न हेमिस्फेयर में विंटर होता है और नदर्न हेमिस्फेयर इज फार फ्रॉम द सन। हमने देखा यहाँ पर नदर्न हेमिस्फेयर जो है ये सन से थोड़ा सा डिस्टेंस पर है और सदर्न हेमिस्फेयर का हिस्सा टुवर्ड्स द सन है। तो क्या होगा? सदर्न हेमिस्फेयर में समर सीजन रहेगा और नदर्न हेमिस्फेयर में विंटर रहेगा। तो सन रेज रीच ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब क्या हुआ कि जो सन रेज है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पहुंच रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर मतलब सन अपना मैक्सिमम लिमिट जो सदर्न हेमिस्फेयर की ले सकता है उस पर पहुंच गया और यहाँ पर समर सीजन आया। कहाँ पे? सदर्न हेमिस्फेयर में। याद रखिएगा विंटर सॉलिस्टाइस कब पड़ता है? जब हमारे नदर्न हेमिस्फेयर में विंटर होता है, और समर सॉलिस्टाइस तब पड़ता है जब हमारे नदर्न हेमिस्फेयर में समर होता है। हम क्योंकि सिचुएट कहाँ करते हैं? नदर्न हेमिस्फेयर में, इसलिए नदर्न हेमिस्फेयर के ही सीजन्स के अकॉर्डिंग हमने इनका नाम दिया है, यानी कि विंटर सॉलिस्टाइस विथ रिस्पेक्ट टू नदर्न हेमिस्फेयर एंड समर सॉलिस्टाइस विथ रिस्पेक्ट टू नदर्न हेमिस्फेयर। क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि अगर यहाँ समर है और सदर्न हेमिस्फेयर में विंटर है तो इसका नाम विंटर सॉलिस्टाइस क्यों नहीं रखा गया? इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि हम कहाँ रहते हैं? नदर्न हेमिस्फेयर में। तो हम हमारे सीजनल रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही इनको पढ़ते हैं। सेम इसी तरीके से जैसे हमने ऑटमनल इक्विनॉक्स देखा, एक होता है वर्नल और स्प्रिंग इक्विनॉक्स। इसमें क्या होता है? मार्च के टाइम पड़ता है ये, जिसमें इक्वल डे एंड नाइट्स होती हैं। सन रेज रीच ऑन इक्वेटर। अब क्या होगा? अब सन कहाँ तक गया था? अपनी डाउनवर्ड्स मैक्सिमम लिमिट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक गया था। अब वापस ऊपर की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट होगा तो किधर आएगा? एग्जैक्टली इक्वेटर पे आएगा। इक्वेटर पे आएगा तो इक्विनॉक्स बनेगा। इक्विनॉक्स में क्या होता है? डे एंड नाइट आर ऑफ इक्वल टाइम। उसके बाद फिर से अर्थ जो है वो मूवमेंट करेगी और पहुंचेगी अपनी समर सॉलिस्टाइस पोजीशन पर, जहां पर के सन रेज जो है अपनी सेकंड मैक्सिमम लिमिट ट्रॉपिक ऑफ एग्जैक्टली कैंसर पर पहुंचती हैं और समर 6 months day at North Pole and 6 months night at South Pole and reverse also happens। ये क्या हुआ? देखिए क्या होता है कि नदर्न हेमिस्फेयर में जब विंटर सीजन है तो हमने पहले ही बताया कि जो नदर्न हेमिस्फेयर है वो एक ऐसी पोजीशन पर है जहां से जो सन है उसकी जो सन रेज है वो ऑलरेडी दूर है, मतलब डिस्टेंस है। डिस्टेंस होने की वजह से अब देखिए नॉर्थ पोल क्या है? नदर्न हेमिस्फेयर का टॉप पॉइंट है। तो अगर अर्थ टिल्टेड इस तरीके से है कि नॉर्थ पोल और नदर्न हेमिस्फेयर और सन के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा? नॉर्थ पोल जो है वहां तक सन रेज पहुंच ही नहीं पाएंगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप कि नॉर्थ पोल तक सन रेज पहुंच ही नहीं पाएंगी। तो इस 6 मंथ्स की ड्यूरेशन में, यानी कि विंटर सीजन में जब नदर्न हेमिस्फेयर में विंटर होता है तो नॉर्थ पोल पर सन रेज पड़ती ही नहीं है। वहां पर 6 महीने के लिए नाइट टाइम ही रहता है। सिमिलरली क्या होता है यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर क्या है? समर सीजन है। नदर्न हेमिस्फेयर इज अप्रोक्सीमेटली टुवर्ड, नदर्न हेमिस्फेयर और सन के जो बीच का डिस्टेंस है वो ऐसा है कि सन रेज नदर्न हेमिस्फेयर तक पहुंच रही हैं। तो जो नॉर्थ पोल है वो इस वक्त टुवर्ड्स द सन है। टुवर्ड्स द सन होने की वजह से यहाँ पर सन रेज पहुंच रही है। तो यहाँ पर क्या होगा? 6 महीने सिर्फ दिन रहेगा, रात नहीं होगी। ठीक वैसे ही जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखो कि इसी पर्टिकुलर पोजीशन पे अगर नॉर्थ पोल में आपके यहाँ 6 महीने रात है तो साउथ पोल में 6 महीना दिन है, और अगर यहाँ नॉर्थ पोल में 6 महीने दिन है तो साउथ पोल में 6 महीने रात है। तो
बेसिकली ये जो चीज हो रही है ये इसलिए हो रही है क्योंकि अर्थ सबसे पहले तो टिल्टेड होती है, दूसरा अर्थ अपनी ही एक्सिस के अबाउट रोटेशन करती है, और तीसरा अर्थ एक इलिप्टिकल पाथ में सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। मैंने आपसे चैप्टर के स्टार्टिंग में ही कहा था कि जो मोशंस ऑफ द अर्थ होते हैं उनका हमारी डे टू डे लाइफ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। एक्चुअली में हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, चाहे दिन हो, रात हो, मौसम का बदलना हो, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अर्थ के मोशंस की वजह से ही होता है। अब देखिए, क्योंकि अर्थ टिल्टेड है तो एक बात ये आती है कि उसकी टिल्टेड पोजीशन की वजह से जो रेज होती हैं वो अगर अलग अलग तरीके से पड़ेंगी तो यहाँ पर सीजन में आपको टेम्परेचर डिफरेंस देखने को मिलेगा, जिससे कि सीजन्स में चेंज आता है। अब दूसरी बात हमने करी रोटेशन की। रोटेशन होने के कारण क्या होता है, डे नाइट होते हैं। तो डे नाइट होने का रीजन क्या हो गया, रोटेशन हो गया। फिर अर्थ क्या करती है, रिवॉल्व करती है। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल पाथ। तो इस इलिप्टिकल पाथ के अराउंड रिवॉल्व करने के कारण यहाँ पर हमको सीजन्स मिल जाते हैं। मतलब अर्थ के रिवॉल्यूशन से सीजन्स और रोटेशन से डे नाइट का ऑकरेंस डिसाइड होता है। यानी कि हमारे लाइफ में जो भी हमको सीजन देखने को मिल रहे हैं या दिन और रात में चेंज देखने को मिल रहा है, इसके सिर्फ 3 रीजन है। पहला, अर्थ का टिल्टेड होना, दूसरा अर्थ का रोटेशन ऑन इट्स ओन एक्सिस, और तीसरा अर्थ's रिवॉल्यूशन इन एन इलिप्टिकल पाथ अराउंड द सन। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, ये चैप्टर समझ में आया होगा।